नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानदीप पर। आज हम हिंदी विषय का एक टॉपिक व्याकरण का संधि यहाँ करेंगे। हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों का भी उच्च कक्षाओं में अभी यही टॉपिक चल रहा है और रिटन वर्क में आपको प्रॉब्लम ना आए इसके लिए इसके एक रिटन नोट्स आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम यहां पढ़ेंगे संधि। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, भावों के आदान प्रदान के लिए, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग करता है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और संधि और समास इस भाषा को सशक्त तो बनाते ही हैं, साथ साथ संधि के और समास के माध्यम से भाषा का संकुचन होकर उसके भावों में वृद्धि होती है। इसीलिए व्याकरण में इनका अध्ययन परम आवश्यक है। भाषा को यदि रुक रुक कर बोला जाए तो उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकेगा और भावों की अभिव्यक्ति में, विचारों की अभिव्यक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। इसीलिए विचारों की अभिव्यक्ति और भाषा के प्रवाह के लिए, उसके संकुचन के लिए और भावों में वृद्धि के लिए संधि परम आवश्यक है। अब हम जानते हैं कि भाषा की जो लघुत्तम इकाई है वो वर्ण होते हैं। सबसे पहले संधि को जान लेते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल, शाब्दिक अर्थ है इसका मेल। ये संस्कृत का शब्द है संधि और इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल। इसकी परिभाषा कि दो निकटतम वर्णों के मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा फिर सुन लीजिए कि दो निकटतम वर्णों के मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। निकटतम वर्ण से क्या अभिप्राय है, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। हिम प्लस आलय। हिम में स्वर है ए, ये स्वर सहित व्यंजन है। यहां इससे स्वर पृथक किया ए। आलय में आ है, ये आ। ए और आ ये दो निकटतम वर्ण हैं। इनके मेल से विकार हुआ, दीर्घ हो गया इन दोनों को मिलकर के, और जब स्वर इसमें मिला तो हिमालय। हिम प्लस आलय। हिम का अर्थ है बर्फ और आलय का अर्थ होता है स्थान। आलय शब्द का अर्थ है स्थान। तो ऐसा स्थान जो बर्फ से युक्त है। ये पर्वत विशेष है, भारत के उत्तर में स्थित है हिमालय, और सदैव जो है यहाँ बर्फ से इसकी कई चोटियाँ आच्छादित रहती हैं, इसीलिए इसे हिमालय कहा जाता है। लेकिन यहाँ हम संधि समझ रहे हैं। विषय है कि हिम प्लस आलय हिमालय, ऐसा स्थान जहाँ बर्फ पड़ती है। तो इसने देखो, शब्द का अर्थ भी हमें क्लियर हो गया, शब्द भी संकुचित हो गया और ये क्या हो गया, हिमालय। तो यहाँ निकटतम वर्णों के मेल से उनमें जो विकार हुआ और उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। हिम प्लस आलय हिमालय। अब देखिए, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ और यहाँ इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। केवल जो निकटतम ध्वनियाँ थी, इसमें ए और यहाँ से आ, इनमें परिवर्तन हुआ। तो इसीलिए यहाँ क्या कहा गया है, निकटतम वर्णों के मेल से। बाकी पूरा शब्द एज इट इज है। केवल और केवल जो निकटतम ध्वनि थी, निकटतम वर्ण थे, उनमें विकार उत्पन्न यहाँ हुआ है। ये स्वर संधि का उदाहरण है। संधि के 3 भेद हैं, हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एग्जाम्पल की दृष्टि से देख लीजिए ताकि आपको सिर्फ समझ में आ जाए, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जितना हम कर रहे हैं केवल उसी पे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है उत प्लस ज्वल। अब यहाँ तय
और ज ये निकटतम ध्वनियां हैं। तो व्यंजन संधि में नियम है कि तय को, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एग्जाम्पल करना है। क्या हो गया? ज हो गया, इनके मेल से तय में परिवर्तन हुआ और ये ज हो गया और शब्द बना उज्ज्वल। इसके बाद एक मैंने विसर्ग संधि का उदाहरण लिखा है, अभी सिर्फ उदाहरण के दृष्टि से समझना है। दुह प्लस शासन, विसर्ग है, शय है, और विसर्ग को शय हो गया दुशासन। विसर्ग संधि में नियम होता है कि विसर्ग से परे स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और नियम है कि विसर्ग से परे से श या स हो तो विसर्ग को वही हो जाता है, अर्थात जैसे दुह प्लस साहस, तो ये विसर्ग को स हो जाएगा और शब्द बनेगा दुस्साहस। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। सिर्फ उदाहरण पे ध्यान दीजिएगा, बाकी हम आगे इसकी परिभाषा करेंगे। ये स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये आगे इसके भेद हैं। अभी आपने सिर्फ जो समझना है वो क्या समझना है? संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, और इसकी हमने परिभाषा पढ़ी है कि दो निकटतम वर्णों के मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण, हिम प्लस आलय हिमालय, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, दुह प्लस शासन दुशासन। अभी सिर्फ इतना समझिए, इसके बाद आगे चलते हैं, इसके भेदों का हम अध्ययन करेंगे। वीडियो पॉज करके आप इसकी परिभाषा और उदाहरण नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है संधि विच्छेद और संधि के भेद। अब हमने पढ़ा संधि, दो निकटतम वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब उसके बाद जो संधि युक्त शब्द होता है, विच्छेद क्या है? देखो, संधि मेल, विच्छेद उस मेल को अलग कर देना, पृथक कर देना, खत्म कर देना, तोड़ देना। तो संधि विच्छेद, जो संधि युक्त शब्द है उसको पृथक पृथक करना, अलग अलग करना, वो संधि विच्छेद कहलाता है। इसकी ये परिभाषा बनती है कि संधि युक्त शब्दों को पृथक पृथक करना संधि विच्छेद कहलाता है। उदाहरण देखिए, विद्यालय, अब इसमें जो शब्द हैं उन्हें पृथक पृथक कर दिया, विद्या प्लस आलय, ये क्या है? संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के भेद, संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। देखिए, वर्णों का मेल संधि कहलाता है। वर्ण, स्वर और व्यंजन, विसर्ग का भी उल्लेख रहता है, तो संधि में इसीलिए स्वर संधि। इसी आधार पर 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसके आगे हम यहाँ स्वर संधि की परिभाषा और इसके भेदों के विषय में आज पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे स्वर संधि की परिभाषा और इसके भेद। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आगे करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि की पहले परिभाषा समझ लीजिए। देखिए, स्वर संधि नाम से ही स्पष्ट है, स्वर वर्णों का यहाँ हम उल्लेख करेंगे। स्वर 11 हैं मुख्य रूप से, वही 11 का हम यहाँ स्वर संधि 11 का, उन्हीं 11 का हम प्रयोग करते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 ही स्वर संधि में मुख्य रूप से हम प्रयोग करेंगे। और स्वर संधि की परिभाषा क्या कहती है? स्वर से परे, स्वर से परे से क्या अभिप्राय है? प्लस के उस तरफ जो होता है उसे परे, और ये पूर्व का स्थान होता है और ये पर का स्थान होता है। विशुद्ध संस्कृत में तो स्वर संधि के 7 भेद हैं, जिसमें हम पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि भी पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में हम 5 ही भेद करते हैं। उसका हम आगे बात करेंगे उसके विषय में, लेकिन अभी यहाँ समझ लीजिए कि
प्लस से जो इस तरफ पहले वाला स्थान है उसे पूर्व कहते हैं, और पीछे का उस तरफ का जो स्थान होता है वो पर का स्थान होता है, पूर्व रूप और पर रूप। तो स्वर से परे अर्थात यहां से उस तरफ, स्वर से परे स्वर आने पर उनके मेल से एक या दोनों स्वरों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए, स्वर संधि में पूर्व के स्थान में भी स्वर होगा और पर के स्थान में भी स्वर ही होगा। तो स्वर संधि क्या कहती है? स्वर से परे स्वर आने पर उन दोनों के मेल से किसी एक या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए, एक और दोनों में परिवर्तन कैसे होता है वो यहां उदाहरण में हम करेंगे। परिभाषा उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी, उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, एक प्लस एक, अब क्या ये स्वर सहित व्यंजन है, इसमें स्वर ए है, इसे हमने पृथक कर लिया, और इसमें स्वर ए है। ए और ए दोनों में ही विकार हो गया, पूर्व के स्थान पर ए है, पर के स्थान में ए है, दोनों के मेल से, ये दोनों ही निकटतम हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये निकटतम ध्वनियां नहीं हैं। तो इन दोनों में, इन दोनों के मेल से दोनों ही स्वरों में विकार हो गया और दोनों को मिलकर आई हो गया, आई। तो एक दोनों को मिलकर आई और क, तो मिलकर इन्हें क्या हो गया? एक कई क, आई की मात्रा कै पे लगी और मिलकर इनको हुई स्वर संधि, दोनों में परिवर्तन हुआ एक एक। अब एक में देखिए, अभी डीप में नहीं जाना है, सिर्फ इसको यहाँ तक समझिए। ये स्वर संधि की कौन से भेद हैं, क्या हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, सु प्लस आगत। अब इसमें व्यंजन में स में ऊ स्वर है, ऊ को हमने पृथक किया। आगत, इसमें आ स्वर है, ये पर के स्थान पर है, ये पूर्व के स्थान पर है। ऊ प्लस आ, दोनों ध्वनियां मिली, दोनों के कारण ऊ में विकार आया, केवल और केवल। ये नियम हम बाद में पढ़ेंगे। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है और ये यण संधि का उदाहरण है। विस्तार से आपको बाद में समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए। स्वर संधि की परिभाषा के लिए मैं बता रहा हूं, एक स्वर में और दोनों में, दोनों में और एक में। तो यहां ऊ को वह हुआ, ये स्वर रहित है, आ मिला इसमें और संधि हुई स्वागत। सु प्लस आगत को मिलकर हो गया स्वागत। ये इसकी परिभाषा और इसके ये उदाहरण आप नोट कर लें। आज हम इसके भेदों के नाम पढ़ेंगे, वो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ चुका होगा। अब आगे करेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। विशुद्ध संस्कृत में 2 भेद और किए जाते हैं: पररूप संधि और पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि लेकिन हमारे लिए उपयोगी नहीं है। हिंदी में, व्याकरण में हम यहाँ स्वर संधि के इन्हीं 5 भेदों का अध्ययन करेंगे। एक इसको आगे समझने के लिए हमें जानना आवश्यक है स्वरों का क्रम और 11 स्वर जिनका प्रयोग हम इसमें करेंगे कैसे कैसे होगा। देखिए, आपको पता है स्वर के 3 भेद माने गए हैं, जिसमें ह्रस्व,
दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में आपके आते हैं ए, ई, उ और री। दीर्घ में बाकी सबका समावेश माना जाता है, लेकिन ए, ऐ, ओ और औ वो संयुक्त स्वर हैं, क्योंकि वो दो के संयोग से बनते हैं। गुण संधि में हम इसका अध्ययन भी करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो संयुक्त स्वर कैसे हैं। तो दीर्घ में इनके दीर्घ स्वर आते हैं। री का दीर्घ संस्कृत में पढ़ा जाता है, संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं। तो ये ह्रस्व हैं, ये दीर्घ स्वर हैं 3 यहाँ, जिनका हम हिंदी में करते हैं। और इसके बाद आते हैं ये संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ और औ। इन सभी में हम इन्हीं को लेके चलेंगे और इसी के आधार पर हमारा ये आगे रहेगा। ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे स्वर संधि के सभी भेदों के विषय में पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन और इनकी भेदों के विषय में हम जानेंगे, उदाहरण करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गया होगा जिस उद्देश्य से वीडियो बनाया गया है, और आपके अध्ययन में किसी प्रकार की बाधा ना आए, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी और हम अपने उद्देश्य पूर्ति में सफल होंगे। धन्यवाद।